हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका सिलेबस 2023 में फिर से बदल गया है। हम न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th साइंस विज्ञान चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ स्वयं से या फिर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ बना लेगा जो पहले वाले पदार्थों से रासायनिक गुणों में भिन्न होंगे। तो आप समझते जाओ और साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगी, कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ स्वयं या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया कर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है जो बनने वाले नए पदार्थ हैं वो रासायनिक गुणों में पहले वाले पदार्थों से भिन्न अर्थात अलग होते हैं। पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जब हम इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ताप देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। एक पदार्थ था जो स्वयं से ही क्रिया करके इसने क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इधर दो पदार्थ थे, दोनों क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम इसको क्रियाकलाप या प्रयोग के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप या बोले तो प्रयोग द्वारा हम इसको समझते हैं। एक स्टैंड पर हम एक तो वॉच ग्लास रख लेते हैं। वॉच ग्लास फिर एक बर्नर को हम अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे हाथ से हम चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं। मैग्नीशियम का रिबन, ये चिमटा, ये मैग्नीशियम का रिबन, ये हमारा बर्नर है। बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो ये वायु के संपर्क में आकर
इसका क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को हम इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस क्रियाकलाप या प्रयोग से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हमें पूछेगा निम्न चित्र में मान लेते हैं इसमें जो पाउडर है उस पे उसने ए डिनोट कर दिया और यहाँ पर जो मैग्नीशियम का रिबन था इसको उसने बी लिख दिया। अब तो यहाँ हमने नाम लिख दिया और एग्ज़ाम में नाम लिख कर नहीं आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या था और इसमें क्या था। तो ए व बी की पहचान करें, ए व बी की पहचान करें। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ए इस वॉच ग्लास में क्या है, ए मैग्नीशियम पाउडर का चूर्ण या मैग्नीशियम पाउडर बोले या मैग्नीशियम का चूर्ण, ए बराबर है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। फिर बी बराबर बी, ये बी क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये Mg रिबन है या मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन। इस तरह से क्वेश्चन करेगा। फिर क्रियाकलाप 2 की बात करते हैं हम, प्रयोग 2, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 प्रश्नाली लेते हैं। एक प्रश्नाली में लेड नाइट्रेट को लेते हैं, दूसरी प्रश्नाली में हम पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं। जब इनको परस्पर मिलाया जाता है, मिश्रण किया जाता है इनका, तो ये परस्पर क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कर लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि मान लो 2 प्रश्नाली हैं, प्रश्नाली ए में लेड नाइट्रेट है और प्रश्नाली बी में पोटेशियम आयोडाइड है। तो उनको जब एक दूसरे में मिलाया जाता है, उनको परस्पर उनका मिश्रण किया जाता है, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है तो लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, यानी उत्पाद के रूप में हमें लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये हमारा क्रियाकलाप प्रयोग सेकंड था। 2 प्रश्नाली ऐसे ले लेते हैं और प्रश्नाली ए के अंदर मान लेते हैं इसमें PbNO3 लेड नाइट्रेट है। दूसरी प्रश्नाली के अंदर मान लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड है। जब पोटेशियम आयोडाइड को इसमें डाला जाता है तो ये दोनों परस्पर क्रिया कर लेते हैं और क्रिया कर क्या बनाते हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्रियाकलाप या प्रयोग 3। प्रयोग 3 में हम क्या करते हैं, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क लेकर उसमें एक कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क के अंदर हम एक कांच की नली लगा देते हैं। कांच की नली लगा देते हैं। फिर हम इसमें जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, जस्ते के टुकड़े डाल देते हैं और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जिंक के टुकड़े हैं और फिर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है।
जब ये दोनों परस्पर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है कांच की नली से होती हुई। इस कांच की नली से होती हुई हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रयोग से कैसे देगा, जैसे हाइड्रोजन गैस को ए लिख देगा और जिंक के टुकड़ों को बी लिख देगा और सल्फ्यूरिक अम्ल को सी लिख देगा और कहेगा निम्न चित्र में ABC की पहचान करें। तो ए बराबर क्या है, हाइड्रोजन गैस है H2। बी बराबर क्या है, बी जिंक के टुकड़े हैं अर्थात जस्ता है। सी बराबर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इस तरह से हमें आंसर देना है। इसके बाद हम रासायनिक समीकरण समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्हों व रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्हों व रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम Mg से और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। ये इनके रासायनिक सूत्र प्रतीक चिन्ह हो गए। इसको हमने संतुलित करके लिख दिया है 2MgO। तो ये रासायनिक सूत्र व प्रतीक चिन्ह हो गए। बाईं तरफ हम अभिकारकों को लिखते हैं और दाईं तरफ उत्पादों को लिखते हैं, अर्थात तीर के चिन्ह के पहले हम अभिकारक और बाद में उत्पाद लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिक्रिया के उपरांत अर्थात बाद में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे अभिकारक भाग ले रहे हैं इधर और बन रहे हैं उत्पाद, ये बाद में बन रहे हैं। तो प्रारंभ में अभिकारक थे और बाद में उत्पाद बने। इसके बाद हम रासायनिक समीकरण का महत्व समझते हैं। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार समझेंगे हम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही
नष्ट किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भी अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद समान रहती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इधर बन गया उत्पाद की तरफ 2MgO, तो इधर 2Mg2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो 2 सही है, लेकिन मैग्नीशियम इधर 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, इसको संरक्षित करेंगे, बराबर करेंगे। तो मैग्नीशियम भी इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 है। अब ये संरक्षित है। रासायनिक समीकरण का महत्व। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद समान रहती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। फर्स्ट चरण है, पहला चरण। जैसे मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर आयरन है, आयरन की अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं, तो ये बना लेता है Fe3O4 और 4H2। तो फर्स्ट चरण में हम लिखेंगे कि अभिकारकों व उत्पादों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। किस में? बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो यही बात हम लिख देंगे। सर्वप्रथम हम अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं को बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद कर देते हैं। सेकंड चरण लिखेंगे हम अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। जैसे आयरन Fe, तत्व का नाम लिखेंगे पहले तो, तत्व या फिर बोले तो परमाणु का नाम। जैसे Fe आयरन है और हाइड्रोजन H2 है और ऑक्सीजन O है। तो एक तरफ अभिकारक लिखेंगे और एक तरफ उत्पाद लिखेंगे। आयरन अभिकारक की तरफ 1 है, 1 परमाणु है आयरन का, इधर 3 परमाणु हैं आयरन के। और हाइड्रोजन का अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ 4 है। ऑक्सीजन का अभिकारक की तरफ 1 है और ऑक्सीजन का उत्पाद की तरफ 4 है। इस तरह से लिखेंगे हम। फर्स्ट चरण में बॉक्स में बंद कर देंगे अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं को, और सेकंड चरण में हम
तत्व का नाम लिखते हुए अभिकारक की तरफ कितने हैं उसके परमाणु और उत्पाद की तरफ कितने हैं उसके परमाणु, इस तरह से लिख लेंगे। फिर तीसरा चरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे चरण में हम क्या लिखेंगे, अभिकारकों व उत्पादों, अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को समान करते हैं, यानी बराबर करते हैं अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को। जैसे मान लेते हैं आयरन है, जल से क्रिया कर ये बना लेता है Fe3O4, 4 हाइड्रोजन के परमाणु। फिर हम देखते हैं इधर Fe3 है तो इधर भी हमें Fe को 3 करना पड़ेगा। फिर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन 4 हैं तो इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 4 हैं, इधर कंप्लीट हैं 4। अब फोर्थ चरण में हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में हम ताप दाब इत्यादि को दर्शाएं तो कहाँ पर दर्शाएंगे। रासायनिक समीकरण में ताप दाब उत्प्रेरक, ताप दाब उत्प्रेरक इत्यादि को तीर चिन्ह के ऊपर, इत्यादि को तीर चिन्ह के ऊपर दर्शाते हैं या ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं इधर अभिकारक लिखे ही जाते हैं, बाईं तरफ अभिकारक और दाईं तरफ उत्पाद, तो तीर चिन्ह पर दर्शाएंगे। ताप दिया है तो, दाब दिया है तो भी तीर चिन्ह के ऊपर, और उत्प्रेरक डाला है तो भी, जैसे निकिल होगा, प्लेटिनम हो गया, ये सभी क्या करेंगे हम तीर चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे ठोस के लिए S से लिखेंगे, द्रव के लिए हम L से लिखेंगे और गैस को हम G से लिखेंगे। जलीय के लिए AQ लिखेंगे, AQ। इस प्रकार डिनोट करेंगे हम अवस्थाओं को। अब हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा को कहाँ लिखते हैं समीकरण में, उसकी बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही हो या बाहर निकलती हो, वह ऊष्मा ग्रहण हो रही हो, तो रासायनिक समीकरण में उसे उत्पाद की तरफ लिखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊष्मा निकलेगी। तो निकल रही है तो हम प्लस लगा कर लिखेंगे, ऊष्मा को निकल रही हो तो प्लस लगा कर लिखेंगे उत्पाद की साइड में।
और जैसे मान लेते हैं हम 2AgCl, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, 2Ag + Cl2 में टूट जाता है और ऊष्मा ग्रहण होती है। तो माइनस लगा कर लिखेंगे ऊष्मा को हम उत्पाद की तरफ। फिर हम आगे बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3Fe + 4H2O, 3Fe3O4 + 4H2 हाइड्रोजन गैस, फिर Mg + O2 2MgO, तो 2Mg + O2 2MgO, ये संतुलित हो गई। अब तो संतुलित करके लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। एक क्या होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, तो उसमें क्या होता है कि अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो या समान नहीं हो, तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं, आयरन Fe + आयरन की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Fe3O4 + 4H2 बना लेता है। तो इधर आयरन 1 है और अभिकारक की तरफ आयरन 1 है और उत्पाद की तरफ 3 है, तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के प्रयास को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के प्रयास को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे Mg + O2 जुड़कर एक उत्पाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। इसको हम संतुलित कर देंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इधर अभिकारक लिखे जाते हैं, तो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, इधर उत्पाद लिखे जाते हैं। तो एकल मतलब एक उत्पाद बना रहा हो।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हम दे सकते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा सकते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल से करवा सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल, इसकी क्रिया करवाने पर हमें उत्पाद के रूप में मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ये दे सकते हैं हम उदाहरण के तौर पर, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसको बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल उपस्थित है। OH को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये देखो इसमें जल उपस्थित है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसमें जल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही हम पढ़ने जा रहे हैं बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि। 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 बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि में हम क्या करते हैं? एक कांच का बीकर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाल देते हैं, फिर जल डालते हैं। ये हमारा कांच का बीकर था, ये कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े, और ये जल था, H2O जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़ों में हम जल डालते हैं तो ये जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? कैल्शियम ऑक्साइड को जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं तो ये बना लेता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका अन्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना। ये जल इससे क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको लिखेंगे कैसे? सर्वप्रथम हम एक कांच का बीकर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डालकर जल डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है।
जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि में हमें ये डायग्राम बनाना है और ये एक्सप्लेन करनी है इसकी, और फिर ये रिएक्शन देनी है इसमें। बुझे हुए चूने के निर्माण में की विधि में हम एक कांच का बीकर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डालते हैं, फिर जल डालते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े जल से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। सेकंड नंबर पर वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा और दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम उष्मा देकर गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इधर ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। जस्ट संयोजन का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक अभिकारक होगा और दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। तो वह रासायनिक, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उत्पादों में टूट जाता है। अभिकारक दो या दो से उत्पादों में टूट जाता है, उसे दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी भी एक विधि है जिसको हम समझते हैं, जल के विद्युत अपघटन की विधि। जल के वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। जल के वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। इसमें क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। इस प्लास्टिक के मग की तली में दो छिद्र कर लेते हैं और इन छिद्रों में दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक का नाम एनोड है और एक का नाम कैथोड है। इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर परखनली लगा देते हैं, दोनों के ऊपर। फिर इन इलेक्ट्रोडों का संबंध हम एक 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। एक 6 वोल्ट की बैटरी व कुंजी से कर देते हैं। 6 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये कुंजी है, ये परखनली है। ये प्लास्टिक का मग था, प्लास्टिक का मग। इसकी तली में दो छिद्र करके दो इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड डाल देते हैं। एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। जल का वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो जल क्या होता है, H2O। जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इधर O2 है तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। इस तरह संतुलित करेंगे। तो इसका जब वैद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत अपघटन, तो जल किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में। तो इसको लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसकी तली में 2 छिद्र कर लेते हैं और उन छिद्रों में 2 इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड डाल देते हैं। फिर उनका संबंध एक 6 वोल्ट की बैटरी व कुंजी से कर देते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर लगी परखनली में O2 ऑक्सीजन गैस एकत्रित होगी, इकट्ठी होगी, और कैथोड पर लगी परखनली में हाइड्रोजन गैस एकत्रित होगी। इस प्रकार हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, सर्वप्रथम हम एक प्लास्टिक
प्लास्टिक का मग लेते हैं, प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसकी तली में, तली मतलब पैंदे में, तली में दो छिद्र कर लेते हैं और उनमें दो इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड डाल देते हैं। दो इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड डाल देते हैं। फिर उनका संबंध 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। जब बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, जब बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का अपघटन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में हो जाता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है तो माइनस की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है तो ऑक्सीजन जाएगी प्लस चार्ज वाले की तरफ। इस तरह हमें याद रखना। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जल का अपघटन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर लगी परख नली में एकत्रित होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड वाली परख नली में व ऑक्सीजन गैस एनोड वाली परख नली में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें स्थान चेंज होगा। स्थान देखो, इसमें आ भी रहा स्थान है, तो स्थान चेंज करेगा एक अभिकारक का यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ। जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाएं। कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या लोहे की वस्तु को हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे प्लस, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। FeSO4 और कॉपर, फेरिक सल्फेट और कॉपर तांबा प्राप्त होता है हमें। यानी इसकी परिभाषा कैसे देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का यौगिक, जैसे ये कॉपर का यौगिक SO4 इस आयरन के साथ विस्थापित हो गया, इधर लोहा के साथ हो गया, Fe के साथ आ गया, SO4 था किसके साथ ही, कॉपर के साथ था। तो जिसमें एक अभिकारक का यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जिंक की पट्टी या जिंक के टुकड़ा हम किस में डालें, जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ जिंक सल्फेट बना लेगा और शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देंगे। और जैसे हम प्रयोग से समझे तो कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसके अंदर हम लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील क्या हो जाती है, अपना रंग चेंज कर लेती है, वो भूरे रंग में चेंज हो जाती है। ये लोहे की कील इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन था, CuSO4 का विलयन, तो उसमें अपना रंग चेंज कर लेती है, लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है, यानी
स्टील ने क्या किया, रंग विस्थापित कर लिया, रंग क्या कर लिया, विस्थापित कर लिया। फिर हम अगली पढ़ते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया नंबर 4 है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, दो अभिकारक होंगे और दो ही उनके यौगिक होंगे। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरियम क्लोराइड से करवाएं तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, इस पे माइनस और इस पे प्लस, प्लस माइनस को ऐसे जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर आधार में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ गुणा में 2 लिख देंगे। Na और Cl, NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड है, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। Ba जुड़ेगा SO4 के साथ तो ये हो जाएगा BaSO4। बेरियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एक अभिकारक है सोडियम और ये एक अभिकारक है बेरियम, ये इनके यौगिक हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ये। इसकी एक परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस ये क्या है, आयन है, धन आयन ऋण आयन। तो ये एक से अधिक हैं तो इनको हम बोल देंगे आयनों। क्या बोल देंगे, आयनों। बहुवचन है इसलिए आयनों बोल देंगे, आयनों कहेंगे इनको। द्विविस्थापन अभिक्रिया में परिभाषा देते समय हम कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो। जैसे ये प्लस माइनस के साथ जा रहा है, ये प्लस इस माइनस के साथ जा रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये माइनस इस प्लस के साथ जा रहा है और ये माइनस इस प्लस के साथ जा रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको प्रयोग के द्वारा समझे तो हम 2 प्रश्नली लेते हैं। नली में बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड और इस प्रश्नली में जो ऊपर प्रश्नली है इसके अंदर लेते हैं हम सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट लेते हैं इसमें। इसका सोडियम सल्फेट इस बेरियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं। तो इनमें याद भी रखना है, जैसे इस वाली प्रश्नली में वो डिनोट कर दे कि यहाँ पर प्रश्नली A है ये, तो इस प्रश्नली A में कौन सा पदार्थ है और ये प्रश्नली B है, इसमें कौन सा पदार्थ। तो यहाँ जो नीचे रखी हुई है इसमें तो बेरियम क्लोराइड होगा और इसमें जिसमें से डाल रहे हैं उसमें है सोडियम सल्फेट। ये परस्पर क्रिया कर क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। इसको हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं, जैसे इसमें आ रहा है बेर, तो बेर कहाँ पर लगते हैं, ज़मीन पे लगते हैं। बेर कहाँ पर उगती है, ज़मीन पर ही तो उगती है। तो ये नीचे वाली प्रश्नली में बेरियम क्लोराइड और ऊपर वाली प्रश्नली में सोडियम सल्फेट होगा। इसी द्विविस्थापन के अंदर एक अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया भी। तो कैसे कहेंगे, जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड सादा नमक बनता है, एक बेरियम सल्फेट उत्पाद के रूप में बनता है। तो जो उत्पाद के रूप में अन्य उत्पाद होता है, यानी जाग के रूप में या अशुद्धि के रूप में होता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या है, एक अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम यही दे सकते हैं, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से, तो हमें मिलेगा एक तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड प्लस अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट मिलेगा। ये अवक्षेप के रूप में मिलता है हमें,
बेरियम सल्फेट। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपचयन उपचयन। अपचयन और उपचयन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपचयन। उपचयन या फिर इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, उपचयन ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी O2 की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। इसको संतुलित करके ऐसे लिख देंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो। वह हाइड्रोजन की कमी हो। हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर आगे आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाएं तो हमें मिलेगा एक तो कॉपर और जल। यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। O2 की कमी या ऑक्सीजन की कमी, तो इसे हम कहेंगे अपचयन। अपचयन। परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी वह हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन को हम एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक तीपाई स्टैंड था। उस तीपाई स्टैंड, 3 पैरों वाला स्टैंड, उस पर एक जाली लगा देते हैं और उस जाली के ऊपर चाइना डिश रख देते हैं। चाइना डिश रख देते हैं। इस चाइना डिश में कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। जब इसको बर्नर की सहायता से जलाया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। ये तीपाई स्टैंड है। इस तीपाई स्टैंड पर एक जाली लगा दी गई है। ये जाली है। इस जाली के ऊपर हमने चाइना डिश रख दिया और उसमें कॉपर डाल दिया। कॉपर को जब हम जलाते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं अपचयन और उपचयन जिसमें दोनों साथ साथ हो। उस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं।
जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमें मिलता है एक तो कॉपर और एक जल। यहाँ देखें तो हम O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो ये तो हो जाएगा अपचयन, ये तो अपचयन हो जाएगा। इसमें देखें हाइड्रोजन में इधर ऑक्सीजन की वृद्धि, O2 की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये हो जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ हो, अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल इसके अलावा लेना चाहें तो ZnO की हम कार्बन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बना लेता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि। इस तरह हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसके बाद हम ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ग्रहण होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का उदाहरण 2AgCl। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बना लेता है 2Ag, सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड किस में चेंज हो जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जांपल इसका AgBr का ले सकते हैं, AgBr। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो 2Ag प्लस Br2 में बदल जाएगा ये। फिर हम बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये क्या होती है? इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है यानी ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है। जैसे मीथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एक जल मिलेगा। 4H हैं तो इधर 2 लगा देंगे, हम 4 कर देंगे। ऑक्सीजन 3 हो गई, इसका मतलब 3 तो यहाँ कर नहीं सकते, इसको कितना बना दे? 4 बना दे, और टोटल ऑक्सीजन 4 हो गया। इधर भी 2 और 2 4। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल दे देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों है?
श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? ये एक तरह से क्वेश्चन भी हो जाएगा और टॉपिक भी समझ सकते हैं इसको। तो प्रत्येक जीवित प्राणी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जैसे हम गेहूँ, चावल, आलू, ब्रेड वगैरह खाते हैं तो उनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या बना लेता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं श्वसन के द्वारा। तो बाहर निकालना क्या कहलाएगा? बाहर उत्सर्जित करना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो हम उदाहरण इसका क्या लिखेंगे? ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के 6 अणु लेने हैं और ये बना लेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 ही जल के अणु। इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, गेहूँ इत्यादि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो पाचन की क्रिया के पश्चात, पाचन की क्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित है। ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, जिससे हम श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं, बाहर उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं, बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये उदाहरण देना है इसमें ग्लूकोज का। ये क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। कितने? 6 अणु लेंगे ऑक्सीजन की, फिर उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 ही जल के अणु बनेंगे। अब हम संक्षारण की बात कर लेते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर एक पतली परत जम जाती है ऑक्साइड की, उसे हम संक्षारण लगना कहते हैं, जिससे वस्तु क्या होने लगती है? धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। ऐसा कब होता है? जब वस्तु
वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। जब वस्तु वायु, अम्ल व आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता को क्या बोल सकते हैं, नमी के संपर्क में आती है, के संपर्क में आती है तो उस पर ऑक्साइड की लालिमा युक्त परत जम जाती है जिससे वस्तु संक्षारित होने लगती है, अर्थात खराब होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। लोहे की बात करें तो लोहे पर जब लोहे की वस्तु वायु, अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो उस पर ऑक्साइड की लालिमा युक्त एक पतली परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तांबे पर हरी परत जम जाती है। चांदी पर काली परत जम जाती है। लोहा, तांबा, चांदी, इन पर याद रखना है। लोहे पर तो लालिमा युक्त जिसे जंग कहते हैं, तांबे पर हरी परत, चांदी पर काली परत जम जाती है। अब हम संक्षारण के उपाय समझते हैं। संक्षारण के उपाय में हम लिखेंगे, फर्स्ट पेंट करके बचा सकते हैं हम, पेंट करके। दूसरा तेल लगाकर। तीसरा ग्रीस लगाकर। चौथा उपाय बचाने का, वस्तु को मिश्र धातु बनाकर जैसे जिंक जस्ता के अंदर कॉपर डाल दिया और क्या बना दिया, पित्तल बना दिया। जिंक और कॉपर को मिलाकर पित्तल बना दिया, तो पित्तल मिश्र धातु है, इस पे जंग नहीं लगेगी। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विकृत गंधिता क्या होती है। जब किसी तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो उसका ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन होने लगता है और धीरे धीरे उसमें गंध आने लग जाती है। तो उस गंध से बचाने के लिए हम उन खाद्य पदार्थ को कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में रखते हैं। तो लिखेंगे हम, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो उनका उपचयन होने लगता है। उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण
उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण होने लग जाता है तथा खाद्य पदार्थ खराब होने लग जाता है। खाद्य पदार्थ खराब होने लग जाता है। उसे खराब होने से खराब होने लग जाता है। इसे या इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता कहा जाता है। अब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।